Subscribe now and press the bell icon. एनीवन जिन्होंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करी है आज से पहले, या एवरीवन इज अ फ्रेशर? फ्रेशर सर। नाइस। फ्रेशर सर। ठीक है जी, ओके। सो एवरीवन, आई गेस ज्यादातर लोग फ्रेशर ही हैं, दे हैवंट डन एनीथिंग इन द मार्केट। तो हम शुरू भी उसी अकॉर्डिंग करेंगे, उसी तरीके से हम लोग जो है अपने कन्वर्सेशन को रखेंगे। तो गाइस देखिए, जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं ना, तो स्टॉक मार्केट में जो प्रोसेस है पूरा और जो वर्किंग है, ये दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। देयर आर टू डिफरेंट सेगमेंट्स, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। ये दो अलग अलग सेगमेंट्स हो जाते हैं जिसके अंदर हम लोग मार्केट को देख रहे हैं। गाइस, इट विल बी अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज कीप द माइक्स म्यूट, क्योंकि किसी के बैकग्राउंड से जो है वॉइस आ रही है। यस, प्लीज माइक्स को म्यूट रखिए गाइस एवरीवन। जब भी कोई क्वेश्चन होगा, कुछ पूछना होगा, आप तब अनम्यूट करिएगा। एंड फॉर बेटर लिसनिंग एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग, सब लोग अपने माइक्स को म्यूट रखिएगा। ओके, सो दो सेगमेंट्स में गाइस हमारा जो मार्केट है डिवाइडेड है, ट्रेडिंग सेगमेंट एंड इन्वेस्टिंग सेगमेंट। नाउ जब गाइस हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो इन्वेस्टिंग के अंदर जनरली हमारा जो होल्डिंग पीरियड होता है या जो व्यू होता है, दैट इज लॉन्ग टर्म। अब हम लॉन्ग टर्म किसको कह रहे हैं? जो चीज़ आप 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, इवन 10 साल, या इवन स्टॉक मार्केट में स्कीम्स होती हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, इन विच यू आर प्लानिंग योर रिटायरमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टिंग के अंदर आ जाती हैं। और जब हम बेसिकली शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं, विद इन अ वीक, विद इन अ डे, विद इन अ मंथ, दैट इज स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। तो यहाँ पर हमारा जो मार्केट है गाइज, ये आपका दो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है, दैट इज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। अब जो ट्रेडिंग पॉइंट है ना गाइज, ये है आपका एक तरीके का एक्टिव स्टॉक मार्केट, क्योंकि यहां पर जो आदमी ट्रेडिंग कर रहा है, जनरली ही इज हैविंग एक उसका इंपॉर्टेंट काम ट्रेडिंग ही है। वो पार्ट टाइम नहीं कर रहा है, या फिर बेसिकली वो किसी और चीज के साथ नहीं कर रहा है, वो ट्रेडिंग को एज अ एक्टिव बिजनेस लेके कर रहा है। लेकिन जब इन्वेस्टिंग की बात आती है, तो इन्वेस्टिंग के अंदर दैट इज द पैसिव बिजनेस, जो आप अपने बिजनेस के साथ या अपनी जॉब के साथ करते हो। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि इन्वेस्टिंग में अगर कभी कभार रिटर्न नहीं भी बन रहा है, वो आपको उतना ज़्यादा परेशान नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग टर्म आपका व्यू है। तो अभी नहीं हो रहा तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, कुछ महीने बाद हो जाएगा या अगले साल हो जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट आप होल्ड करते हो। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग के अंदर यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर सपोज ट्रेडिंग ही आपका प्रोफेशन है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, तो आपको हर महीना पैसा चाहिए, राइट, टू मीट योर एक्सपेंसेस एंड टू मीट योर एवरीथिंग। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी ज़्यादा चाहिए आपको। दैट मीन्स यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करना है। सो दैट्स वाई जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में बहुत काम आता है। इन्वेस्टमेंट्स में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में फिर भी आप फंडामेंटल्स मार्केट के अकॉर्डिंग आप स्टॉक्स के चेक करते हो, स्टॉक का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, बैलेंस शीट क्या बोल रही है, लेकिन वो चीज़ें ट्रेडिंग में काम उतना नहीं आती। सो फॉर ट्रेडिंग यू हैव टू बी मोर एक्यूरेट, जिसके लिए ट्रेडिंग में हम लोग यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस जो है, इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ट्स, जिसके अंदर गाइज आप जो है चार्ट्स को रीड करते हो। किस लिए? फोरकास्ट,
मार्केट ट्रेंड, मार्केट के ट्रेंड को जज करने के लिए कि आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, आने वाले कुछ दिनों में बेसिकली मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, व्हाट विल बी द ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो उसको जज करने के लिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को चार्ट्स के ऊपर यूज करते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस जो है ये दो चीजों से मिलकर बनता है गाइस, स्टॉक का प्राइस एंड वॉल्यूम। प्राइस जो उसका चल रहा है और उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है उसके अंदर कितना डिमांड या सप्लाई है। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या हो गया, डिमांड इज द बायर एंड सप्लाई इज द सेलर। तो अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, दैट मीन्स मार्केट विल गो अप। लेकिन अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, मतलब सेलिंग ज्यादा है विद कंपैरिजन टू बाइंग, तो मार्केट नीचे आएगा, मार्केट गिरेगा। तो डिमांड सप्लाई चेन को आपको समझना बहुत जरूरी है कि किस स्टॉक में या मार्केट में कब आपका ये चेन किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे जनरल से आपको एग्जांपल दूं, कल का दिन मार्केट बिल्कुल ऊपर था, कल डिमांड बहुत ज्यादा थी, कल बाइंग बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज मार्केट गिर गया। आज सेलिंग ज्यादा हो गई और बाइंग थी ही नहीं। तो डिमांड सप्लाई में आपका ट्रेंड कैसे चेंज हो गया, कल 90% लोग बाइंग की तरफ थे, आज वो सारे के सारे लोग ट्रैप हो गए क्योंकि मार्केट ने आज डाउनफॉल दिखा दिया। तो ये रिवर्सल आया आज एक्चुअली सप्लाई चेन में। तो ये आप आगे क्या कंटिन्यू होगा वो आपको चार्ट के ऊपर समझ में आना शुरू होगा फॉर द कंप्लीट वीक। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन टेक्निकल एनालिसिस बनाता है। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जैसे आपको मैंने बताया भी, आपको चार्ट चाहिए, राइट। तो देखिए, दिस इज अ जनरल चार्ट। अगर हम इसके ऊपर जाएं तो देखिए ये एक चार्ट है, ये हमारे एक्चुअली एनएसई का जो इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, निफ्टी 50 है, उसका चार्ट है। देयर आर टू इंडेक्सेस दैट वी हैव, जिसको नहीं पता, एनएसई एंड बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो चार्ट आपके सामने पीछे ओपन है, ये आपका निफ्टी 50 जो है एनएसई का इंडेक्स है, एनएसई का चार्ट है ये। अब ये आपको क्या बता रहा है, देखिए ये आपको मार्केट ट्रेंड के बारे में इंडिकेट कर रहा है। देखिए मार्केट आपका अभी अप्रैल की स्टार्टिंग में नीचे था, देन कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है, राइट। तो ये आपको मार्केट ट्रेंड बता रहा है, लेकिन किस हिसाब से बता रहा है, इसके अंदर अगर आप देख पाएंगे गाइस, दिस इज अ कैंडल चार्ट, ये कैंडल स्टिक चार्ट बोला जाता है इसको। ये दो तरीके की कैंडल से मिलकर बना है, ग्रीन एंड रेड। इसके अलावा और कोई थर्ड कलर नहीं है, राइट, देयर इज नो अदर कलर। या तो कैंडल ग्रीन बन रहा है या रेड बन रहा है। ग्रीन कैंडल के बनने का मतलब क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है, द मार्केट इज गोइंग अप। और एक रेड कैंडल के बनने का मतलब है द मार्केट इज गोइंग डाउन, मार्केट नीचे जा रहा है। तो देखिए आज जो है, आज एक बड़ा रेड कैंडल बना है मार्केट में। देखिए ये 1 डे का चार्ट है, मतलब एक दिन की एक कैंडल है। देखिए आज की कैंडल क्या कह रही है आपको, आज की कैंडल के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, मतलब सेलिंग आज मार्केट में हावी रही है, मार्केट आज सेलिंग डायरेक्शन में था। तो अब यहाँ पर ये जो कैंडल स्टिक्स हैं या ये जो आपके चार्ट हैं, ये आपको हेल्प कैसे करते हैं कि आगे क्या होने वाला है उसके बारे में आइडेंटिफाई करने में। अब यहाँ पर जब आप कैंडल्स को देखते हो तो देखिए सबसे पहली चीज जो आप नोटिस कर पा रहे होंगे, दैट कैंडल्स आर डिफरेंट शेप एंड साइजेस। कैंडल्स अलग अलग शेप एंड साइज की हैं। कैंडल सेम तो नहीं बन रही है, राइट। यहां कैंडल देखिए अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है, ये सब अलग है। तो देयर आर एक्चुअली डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ कैंडल्स एवरी टाइम। अब यहां पर इसको हम लोग कैसे जज करते हैं या क्या इसके अंदर हम यूज करते हैं, देखिए डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ कैंडल्स बनाती हैं हमारी डिफरेंट कैंडल पैटर्न्स। ये आपके टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होता है क्लासेस के अंदर, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। टेक्निकल एनालिसिस में 28 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स हैं। देयर आर मोर देन 28 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स विच आर हेल्पफुल इन ट्रेडिंग। अभी जो 28 तरीके के पैटर्न्स की हम बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि देयर आर
डिफरेंट 28 पैटर्न्स जो अलग अलग शेप एंड साइज की कैंडल्स बनती हैं, हम उसको पैटर्न्स कह रहे हैं। अब वो पैटर्न्स क्या काम आते हैं एक्चुअली? पैटर्न्स का काम होता है कैचिंग ट्रेंड रिवर्सल। जहां से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो रहा है उसको कैच करने का, उसको आइडेंटिफाई करने का ये काम करते हैं। कैसा ट्रेंड रिवर्सल? अगर लेट्स सपोज कोई मार्केट है या कोई स्टॉक है, वो कॉन्टिन्यूसली गिर रहा है और गिरने के बाद उसने यहां पर एक बाइंग पैटर्न बनाया और वहां से वो ऊपर उठना शुरू हो गया, तो इस पॉइंट पे अगर कोई बाइंग पैटर्न बना है तो ये क्या बन गया आपका मार्केट का या कोई स्टॉक का? ये रिवर्सल जोन बन गया। मतलब जहां से सेलिंग से मार्केट बाइंग में चलनी शुरू हो गई, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो गया फ्रॉम सेलिंग टू बाइंग। अब ये जो रिवर्सल पॉइंट होता है ना, ये आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल पॉइंट होता है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया और इस पॉइंट पर अगर आपने अपनी एंट्री और एग्जिट्स प्लान करनी शुरू कर दी, ट्रेड्स लेने शुरू कर दिए, तो आप ये मान के चलिए स्टॉक मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो सबसे ऊपर है, दैट इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। देखिए, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट टेकिंग कैलकुलेटिव रिस्क। ट्रेडिंग के अंदर जैसे बहुत लोग ये कहते हैं कि ट्रेडिंग इज इक्वल टू गैम्बलिंग, बहुत लोग गैम्बलिंग कहते हैं ट्रेडिंग को, लेकिन ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? गैम्बलिंग के अंदर यू डोंट नो व्हाट कैन हैपन, क्या हो सकता है, आपने तो बस ऐसी अंदाजा लगा दिया। ट्रेडिंग के अंदर आप क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग के अंदर आप डेटा रीड कर रहे हो, यू आर रीडिंग द डेटा। अभी कैसा डेटा होता है, क्या क्या चीजें होती है, अभी हम सारा डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेडिंग के अंदर जो होती है वो है रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना, मतलब एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना। कैलकुलेटिव रिस्क क्या होता है? छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज आज मेरा टारगेट है कि मैं 4,000 से 5,000 रुपए अर्न करना चाहता हूं कोई ट्रेड लेकर, लेकिन वो 4 से 5,000 अर्न करने के लिए मैं कितना रिस्क माइंड में लेके चल रहा हूं कि अगर इतना लॉस हो गया तो ट्रेड बंद कर देना है, एग्जिट हो जाना है। वो रिस्क है 2 से 3,000 रुपए। तो यहां पर हमने क्या करा? हमने 4 से 5,000 अर्न करने के लिए 2 से 3,000 रुपए का कैलकुलेटिव रिस्क लिया। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग करते हैं विदाउट नॉलेज, वहां प्रॉब्लम क्या होती है? 2 से 3,000 रुपए का प्रॉफिट तो आता है, लेकिन अगले दिन 12 से 15,000 रुपए का लॉस भी हो जाता है। मतलब प्रॉफिट छोटे छोटे होते हैं, लॉसेस बड़े हो जाते हैं। उस वजह से क्या होता है? एक्यूरेसी अच्छी होने के बाद भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब होता है और आदमी एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, एट द एंड ऑफ द ईयर लॉसेस में ही होता है। एंड दिस इज अ जनरल फैक्ट, 95% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी इन द मार्केट। रीजन क्या है? एक तो डिसिप्लिन नहीं है, नॉलेज भी नहीं है ज्यादा, प्लस अपना रिस्क कितना रखना है ये पता नहीं होता है। रिस्क कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए, अब अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, ये बैंक निफ्टी है, मतलब एक बैंकिंग इंडेक्स है जो प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स का इंडेक्स है, मतलब उनको सबको मिलाकर है। ये अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। लाइफ टाइम हाई मींस लाइफ टाइम हाई। देखिए, पिछली बार लाइफ टाइम हाई ये रहा, 14 दिसंबर को बनाया था, 14th ऑफ दिसंबर। आज उसी पॉइंट पर वो खड़ा है, सेम पॉइंट। अब देखिए, कोई चीज जब लाइफ टाइम हाई पर है उसका मतलब क्या है? या तो वो वहां से एक नया लाइफ टाइम हाई बनाएगी और ऊपर जाकर, लेकिन अगर वहां से गाइस सेलिंग आई या वहां से अगर सेलिंग प्रेशर आया तो नुकसान भी बड़ा होगा। तो ऐसे पॉइंट पर हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा सावधानी रखनी होती है। वी हैव टू कीप वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, वेरी स्ट्रिक्ट ट्रेड्स, क्वांटिटी कम रखनी होती है। तो ये छोटे छोटे डिसिप्लिन है जो आप ट्रेडिंग में क्लासेस के अंदर सीखते हो। या ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर निकल ही जाना है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मार्केट जितनी बार हाई बनाती है उसके बाद देखिए मार्केट जोर से गिरती है। यहां पे भी पिछली बार हाई बनाया था तो विद इन 4-5 डेज 2,000 पॉइंट नीचे। यहां पे जब 2020 में 21 में हाई बनाया था 42,000 का, तो 5-7 दिन में 4,000 पॉइंट नीचे। तो एक्चुअली जब मार्केट एक टॉप आउट होता है ना, जिसको हम टॉप आउट कहते हैं कि मार्केट टॉप आउट हो गया, वहां से सेलिंग प्रेशर बहुत एग्रेसिव होता है और वही लोगों को ट्रैप करता है और मैसिव लॉसेस देता है। तो यहां पर अगर आप एक बायर हो तो आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये चीजें कैसे पता चलती है? थ्रू टेक्निकल एनालिसिस। ये मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया। सो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, कैंडल पैटर्न्स 28 टाइप्स के होते हैं जिनका काम है मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल को पकड़ना।
कहाँ से मार्केट बाइंग से सेलिंग में जाने वाली है या सेलिंग से बाइंग में आने वाली है। अब ये जो पैटर्न्स हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। इसमें से आधे जो हैं 14 आर बाइंग रिवर्सल पैटर्न्स एंड 14 आर सेलिंग रिवर्सल पैटर्न्स। मतलब आधे पैटर्न्स का काम है मार्केट में बाय कहां पर बन रहा है, बाइंग कहां बनने वाली है वो आइडेंटिफाई करना, और आधे पैटर्न्स का काम है मार्केट में कहां सेल बन रहा है, सेलिंग कहां पे आने वाली है उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो ये इसका एक जनरल सा एक क्राइटेरिया होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज एक स्टॉक को देखें, रिलायंस को, आज मार्केट को एक्चुअली नीचे ड्रैग करने का जो काम किया है ना वो एक्चुअली रिलायंस ने किया है। रिलायंस वीक है, कल भी वीक था, कल भी चल नहीं पाया और आज उसने मार्केट को भी नीचे ड्रैग कर दिया। अब एक बार रिलायंस का चार्ट आपके सामने देखिए, ओपन करता हूं मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। अब आप ये देखिए रिलायंस का ये चार्ट है। पिछले कम से कम 5-6 दिनों से रिलायंस इसी जगह पर क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है फ्रॉम लास्ट 5 to 6 डेज। देखिए ये आपका 10 मई, 11 मई, 12, ये 15th कल का दिन और ये आज का दिन 16th ऑफ मई। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, इसके अंदर एक सेलिंग पैटर्न रेडी हो चुका है इस पॉइंट पे। जस्ट अ सेकंड, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला रेड कैंडल और ये वाला ग्रीन कैंडल, ये एक तरीके का सेलिंग पैटर्न है। अब ये सेलिंग पैटर्न कैसे है ये देखिए, आपको मैं भी खोल के दिखाता हूं। वी विल यूज अवर पीपीटी, ये क्लासेस में आपके साथ शेयर होंगी और इसमें आपको बेसिकली क्लासेस में बेसिकली सारे पैटर्न्स पढ़ने को मिलेंगे। अब देखिए ये जो पैटर्न यहाँ पे बन गया है ना, इसको हम कहते हैं एनगल्फिंग बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। इसकी क्लासिफिकेशन पता क्या होती है, एट द टॉप ऑफ द मार्केट, टॉप मतलब पिछले कम से कम कुछ कैंडल्स के हाई पर एक रेड कैंडल, रेड बॉडी ग्रीन बॉडी को एनगल्फ कर रही है, मतलब घेर रही है। रेड बॉडी, आई एम रिपीटिंग, ग्रीन बॉडी को घेर रही है। सो दिस इज अ इंडिकेशन ऑफ सेलिंग रिवर्सल। अब देखिए कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे भी, एक रेड बॉडी ने ग्रीन बॉडी को यहाँ पे देखिए एनगल्फ किया है। तो ये पैटर्न यहाँ पे रेडी हो चुका है और उसके बाद देखिए सेलिंग प्रेशर भी आज हमें विटनेस हो गया मार्केट में, आज सेलिंग प्रेशर भी आ गया। तो ये एक सिंपल सा इंडिकेशन है कि मार्केट में रिलायंस के अंदर वीकनेस है और रिलायंस का वेटेज जो है वो ज्यादा है मार्केट में, रिलायंस का वेटेज निफ्टी में ज्यादा है, तो ये नीचे ड्रैग कर रहा है मार्केट को। तो ये पैटर्न्स जैसा हमने यहाँ आइडेंटिफाई किया, ऐसे पैटर्न्स आपको अलग अलग स्टॉक्स के अंदर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और यही आपको मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, डीएलएफ का जो स्टॉक है इट इज कॉन्टिन्यूसली गोइंग अप। मतलब अगर आप बात करेंगे तो फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 2 months, 2 महीनों में स्टॉक मोर देन 30% भाग चुका है। 30% से ज्यादा इसके अंदर रैली आ चुकी है पिछले 2 महीनों में। अब ऐसा कैसे हो रहा है या इसके अंदर क्या चल रहा है देखिए। अब यहां पर अगर आप फोकस करें किस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है इस स्टॉक का, इस पॉइंट पे बेसिकली क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर आपका एक पैटर्न बना है बाइंग रिवर्सल की तरफ। इस पैटर्न का बेसिकली नाम क्या है, इस पैटर्न का जो नाम है दैट इज योर मॉर्निंग स्टार पैटर्न। एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। कहां पे बना है ये देखिए, इस पॉइंट पे बना है और इसके बाद आपका देखिए स्टॉक वन साइडेडली ऊपर ऊपर जा रहा है। अब यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि सारा का सारा काम एक पैटर्न अकेले नहीं करता है। मतलब अगर मैं आपके सामने पैटर्न की बात कर रहा हूं तो दैट मीन्स पैटर्न इज नॉट एवरीथिंग। पैटर्न के बेसिस पे ही सब चीजें नहीं चलेंगी, लेकिन पैटर्न एक्चुअली क्या होता है, दैट इज द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ओवर द चार्ट। मतलब एक पहला आपके सामने आइडेंटिफिकेशन है जो आपको मार्केट ट्रेंड को रीड करने में हेल्प करता है। अब ये पैटर्न्स जितने भी हैं इनको जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं
इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस में जो सेकंड चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक सपोज आप एक रूम के अंदर हो तो जो फ्लोर है आपका वो एक सपोर्ट है और जो सीलिंग जो छत है वो एक रेजिस्टेंस है। तो किसी भी स्टॉक के अंदर कोई भी प्रीवियस हाई जो मार्केट बनाता है, कोई भी पिछला हाई जो है वो एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करता है और जो पिछला लो होता है वो एक सपोर्ट का काम करता है। तो अगर मार्केट अपने सपोर्ट को तोड़ रहा है दैट मीन्स वो और गिरेगा, और अगर कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है दैट मीन्स वो और ऊपर जाएगा, वो और ऊपर बढ़ेगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी आपको मार्केट के अंदर रीड करना, उसको बनाना अगर आ जाए तो आप ये मान के चलिए दिस इज योर बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग। मतलब यहां पर अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को सही पॉइंट पर आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो आपको ये मान के चलिए कि लॉसेस नहीं हो सकते। लॉसेस छोटे मोटे हो जाएं तो अलग बात है, बट यू विल नॉट गेट एनी बिग लॉस इन द मार्केट। सो दिस इज सपोर्ट रेजिस्टेंस इज द बैकबोन ऑफ योर कंप्लीट ट्रेडिंग। अब देखिए इसको अगर हम लाइव मार्केट पर आइडेंटिफाई करें तो अब देखिए यहां पर मैं आपको डीएलएफ में एग्जांपल देता हूं। डीएलएफ के अंदर अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे, ये वाला जो चाचा हाँ इस पॉइंट पे देखिए इसने क्या किया है, अप्रैल 2022, नवंबर 2022 और उसके बाद अभी अप्रैल 2023 उस लेवल को ब्रेक कर दिया। दैट मींस ये इसने एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस ब्रेक किया। ये बेसिकली क्या है, एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है जिसको उसने ब्रेक किया और उसके बाद वो ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मैंने जैसे बताया वो क्या है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ये बताता है कि स्टॉक ऊपर बढ़ेगा। तो देखिए वो कॉन्टिन्यूसली पिछले एक महीने से ऊपर जा रहा है, अब वो अपने और पिछले रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर चुका है। दिसंबर 2022 के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर चुका है आपका डीएलएफ। और अगर आप डीएलएफ में थोड़ा सा जूम आउट और करेंगे ना, यू विल फाइंड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बिकॉज देखिए चार्ट को देखने का, डेटा को रीड करने का यही फायदा है दैट ये आपको श्योर शॉर्ट एंड विनिंग ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देते हैं। देखिए अब मैंने चार्ट को ना एक्सट्रीम जूम आउट कर दिया। एक्सट्रीम जूम आउट मतलब ये 2010 से लेकर 2015, 2020, 22, 24 और आज तक का डेटा है। मतलब मैं आपको फोकस करने को कह रहा हूं यहां से यहां तक। फोकस फ्रॉम हियर 2010 टिल टुडे। 2010 में डीएलएफ जिस लेवल पर आया था 440 रुपए, और 2010 के बाद ये कभी इस लेवल के ऊपर नहीं गए। ओके, आफ्टर 2010 it is now going above that place. So it is highly possible that this stock can even attain 600, 650, 700 for you in the coming months. ऐसा क्यों है possible? Because of this resistance breakout. ये जो resistance breakout आपके सामने है ना, इस वजह से। तो ये छोटी छोटी चीजें, डेटा पॉइंट्स आपको ट्रेडिंग के अंदर बहुत हेल्प करते हैं और काफी ज्यादा आपको जो है विनिंग साइड में रखते हैं। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का एग्जांपल हो गया। अब आपको एक सपोर्ट का एग्जांपल देता हूं। सपोर्ट में एक बार हम आते हैं हमारे एक और स्टॉक के अंदर, दैट इज योर आईटी स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस। अब यहां पर देखिए इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, जितने भी आईटी कंपनीज हैं, नो डाउट ये गिर रही हैं। ठीक है, सभी को पता है या फिर काफी लोग ट्रैक भी करते हैं। तो आईटी कंपनीज जो है वो एक तरीके से काफी डाउन है। अब ये देखिए इन्फोसिस के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल था ये वाला। लेट मी मार्क दैट पॉइंट। दिस वन, दिस वाज द इंपॉर्टेंट प्लेस। ये सपोर्ट था बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जून 2022, उसके बाद अक्टूबर 2022, देन अभी मार्च 2023 इन्फोसिस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा था। इट वाज नॉट ब्रेकिंग 1350। लेकिन अब देखिए फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ इन्फोसिस उस लेवल के काफी नीचे है। दैट मींस ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। तो सपोर्ट ब्रेक होने का मतलब क्या है? सपोर्ट ब्रेक होने का मतलब है दैट इन्फोसिस के अंदर जो है वीकनेस है एंड इन्फोसिस अब जो है अपने एक इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल से काफी नीचे है।
तो ये क्या है, ये यहां से और गिर सकता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैक करना, क्योंकि ये आपको कौन सा स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है, इसका आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। नाउ सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली काम क्या करता है, देखिए, व्हेनेवर अ स्टॉक इज नियर अ सपोर्ट, ओके, एंड इट इज नॉट ब्रेकिंग द सपोर्ट, सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है, उसका मतलब क्या है, इट इज क्रिएटिंग अ डिमांड जोन, बायर जोन क्रिएट कर रहा है वो। एंड व्हेनेवर द स्टॉक इज नियर एनी रेजिस्टेंस एंड इट इज नॉट ब्रेकिंग द रेजिस्टेंस, ऊपर जा नहीं रहा है, दैट मींस इट इज क्रिएटिंग अ supply zone. So demand supply concept is very important, that demand and supply should not go beyond a level. अगर डिमांड देखिए एक लेवल से कम हो जाए तो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, और सप्लाई बेसिकली अगर एक लेवल से कम हो जाए तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैटर करते हैं आपके ट्रेडिंग के अंदर, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर भी, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर भी, और आपके हर चीज में। अब टेक्निकल एनालिसिस में इन दोनों चीजों के बाद जो अगली चीज इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर का काम क्या होता है, जैसे आपको मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करना। कोई भी ट्रेंड जब रिवर्स होने वाला होता है, सेलिंग से बाइंग में, बाइंग से सेलिंग में, उसका इंडिकेशन अगर आपको मिल जाए, पैटर्न बन रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट रहा है, वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा चीज है। उसके अलावा अगर आपको एक इंडिकेटर भी ये चीज बता दे तो उससे क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। सो इंडिकेटर्स जो हैं, दे आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एक्यूरेसी इन द ट्रेड। अगर आपको अपनी ट्रेड के अंदर कोई एक्यूरेसी को बढ़ाना है, या अगर आप ज्यादा श्योरिटी चाहते हैं किसी ट्रेड में, तब आप एक इंडिकेटर को यूज करते हैं। और इंडिकेटर का काम स्ट्रिक्टली होता है ट्रेंड रिवर्सल्स को पकड़ना। अब गाइस, जो ट्रेंड रिवर्सल होता है ना किसी भी स्टॉक में, जब वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है, रिवर्सल्स कैन बी कॉट बाय टू वेज, प्राइस बेस्ड एंड वॉल्यूम बेस्ड। प्राइस बेस्ड या वॉल्यूम बेस्ड का मतलब क्या है, कुछ ब्रेकआउट होते हैं जो वॉल्यूम के बेसिस पे होते हैं। मतलब वॉल्यूम के बेसिस का मतलब क्या है, किसी स्टॉक में जनरली हर रोज 5 से 6 लाख ट्रेड्स हो रही हैं, 5 से 6 लाख का वॉल्यूम है, और आज उसके अंदर सडनली वॉल्यूम 15 लाख हो जाए, इसका मतलब क्या है, एवरेज से ज्यादा बाइंग आ गई है उसके अंदर। तो अगर कोई स्टॉक में एवरेज से ज्यादा बाइंग आ रही है, उसका मतलब क्या है, वो स्टॉक में अगर परफॉर्म आज नहीं किया है तो मोस्ट प्रोबेबली वो आने वाले 2-4 दिनों में कर जाएगा। दैट्स अ वॉल्यूम ब्रेकआउट या वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर। प्राइस बेस्ड क्या होते हैं, जो प्राइस के बेसिस पे आपको मार्केट के अंदर इंडिकेशंस देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक इंडिकेटर को हम लगाते हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले रिलायंस की बात करी थी ना, तो वापस रिलायंस के अंदर आते हैं, और रिलायंस के अंदर आने के बाद एक इंडिकेटर लगाते हैं, दैट इज RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। अब ये देखिए, RSI को अगर हम देखें, ये नीचे लगा हुआ है RSI, आई होप एवरीवन इज एबल टू सी दिस। RSI इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडिकेटर, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे एक्यूरेट माना जाने वाला एक इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर को काम कैसे लेते हैं, इसको कैसे काम करते हैं, देखिए, इस इंडिकेटर के अंदर एक स्केल होती है, एंड द स्केल इज जनरली फ्रॉम 70 to 30। मतलब ये एक्चुअली इंडिकेटर क्या है, एक ऑसिलेटर है जो 0 से 100 के बीच में चल रहा है। इट इज टेकिंग मूविंग बिटवीन 0 to 100। सेवेंटी और 30 के बीच में बेसिकली अब ये परफॉर्म करता है, लेकिन 70 और 30 के बीच में बेसिकली क्या है, 70 का जो लेवल है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड ओवरबॉट लेवल, एंड 30 का जो लेवल होता है दैट इज कॉल्ड एज ओवरसोल्ड लेवल। अब यहाँ पे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का कंसेप्ट क्या हो गया मार्केट के अंदर, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड का मतलब हो गया
ओवरबॉट मीन्स मार्केट एक्सपेंसिव हो चुका है, महंगा हो चुका है, एंड ओवरसोल्ड का मतलब है द मार्केट इज चीप, मार्केट सस्ता हो गया है. सो whenever indicator this RSI is near 70 और above 70, वो मार्केट में खरीदने की अच्छी जगह नहीं है. दैट मीन्स वहां पर क्या हो सकता है, आप मार्केट को सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्क करके चलिए, अगर आप ओवरबॉट के आसपास मार्केट को खरीद रहे हैं दैट मीन्स आप महंगा खरीद रहे हैं. अब ओवरबॉट खरीदने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि स्टॉक नीचे आएगा ही आएगा. बहुत लोग यहाँ पे इस इंडिकेटर को गलत तरीके से भी यूज करते हैं, मैंने देखा है. बाय लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब और बाय एनी टाइप ऑफ सोशल मीडिया लर्निंग, RSI में एक 70 के लेवल को सेलिंग जोन बनाया गया है, लेकिन ये सेलिंग जोन नहीं है. ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि आप महंगा खरीद रहे हो. अब महंगा खरीदने का मतलब क्या है, आपने अपना रिस्क बढ़ा लिया और अपना रिवॉर्ड छोटा कर लिया. मतलब आपको ज्यादा रिस्क में कम प्रॉफिट मिलने वाले. लेकिन अगर यही इंडिकेटर को सही तरीके से यूज करा जाए, और बाइंग के लिए जो इसको फेवरेबल जगह है वो है जब इंडिकेटर 30 से 40 के बीच में होता है, तब आप किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई करिए खरीदने के लिए. तो 30 से 40 ओवरसोल्ड मतलब आप किसी स्टॉक को चीप खरीद रहे हो, सस्ता खरीद रहे हो. तो हाउ डू वी यूज दिस इंडिकेटर इज, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस इंडिकेटर में सेलिंग पैटर्न की बात करी. यहां पर a selling pattern with overbought condition is a perfect selling trade, मतलब मार्केट गिरेगा. या फिर एक बाइंग पैटर्न और विद अ ओवरसोल्ड कंडीशन, मतलब बाइंग बन रही है ओवरसोल्ड कंडीशन में, दैट इज अ परफेक्ट बाइंग ट्रेड. तो आपने अपनी बाइंग और सेलिंग को, पैटर्न्स को अपने ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन के साथ आपने जो है एक तरीके से चला लिया. तो ये आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा देता है. तो देखिए इंडिकेटर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपने 70 प्लस लेवल से घूम रहा है, 70 प्लस लेवल से नीचे आना शुरू कर रहा है. दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट रिलायंस के अंदर वीकनेस और बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें ओवरबॉट एरिया से इसके अंदर सप्लाई आ रही है, सेलिंग आ रही है. ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो गया, एक सेलिंग ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन हो गया. इसी तरीके से अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में देखेंगे जो स्टॉक कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है या फिर अब ऊपर चलना शुरू हो गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं एशियन पेंट्स की. एशियन पेंट्स के अंदर मैं अभी इसको लगाता हूं. अब देखिए यह है एशियन पेंट्स. अब देखो एशियन पेंट्स के अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो कुछ टाइम पहले, ये अभी मार्च में और अप्रैल की स्टार्टिंग में 35-40 था इसका इंडिकेशन वैल्यू, और स्टॉक में यहां पर एक बुलिश एनगल्फिंग मतलब बाइंग पैटर्न बना था. तो इसके अंदर आपके पास ऊपर चलने की जगह ज्यादा थी. यू आर हैविंग अ गुड प्लेस टू कैच अप द रैली. तो देखिए उस पॉइंट से एशियन पेंट्स कम से कम 15% ऊपर है. एंड कितना टाइम हुआ है, हम बात कर रहे हैं यहां पर फ्रॉम अप्रैल स्टार्टिंग टिल राइट नाउ इट्स मे. तो इन अ टाइम ऑफ अ मंथ, मतलब सवा महीने के अंदर आपका स्टॉक आपको 12% रैली दे चुका है, जो रिटर्न आई थिंक आपको एफडी में 2 साल में मिलेगा. तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राइट एग्जीक्यूशन एंड टाइमिंग. क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर टाइमिंग बहुत मैटर करता है. अगर आप सही जगह पर बाय कर रहे हो, सही जगह पर सेल कर रहे हो, तभी मार्केट के अंदर आप पैसा एक्चुअली बनाते हो. अदरवाइज क्या हो रहा है, प्रॉपरली अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो बहुत लोगों को आप देखेंगे मार्केट को हाई पे खरीद रहे हैं और फिर जब मार्केट गिर जा रहा है वो बेच दे रहे हैं. उसके बाद फिर जब मार्केट चलना शुरू कर रहा है फिर वो हाई पे खरीद के फिर ट्रैप हो जाते हैं. तो वहां पर यू आर ऑल्सो वेस्टिंग द टाइम एंड लॉसेस जो हो रहे हैं वो अलग. सो मार्केट के अंदर ये टाइमिंग फैक्टर जो है ये कब आता है आपको, जब आप एक्चुअली इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना शुरू करते हो. और ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, या फिर ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि इट विल टेक ईयर्स ऑफ स्टडी, साल लग जाएंगे समझने में, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट येस, दिस इज ऑल्सो नॉट अ ओवरनाइट स्टडी. क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, दे एक्सपेक्ट दैट हम हफ्ता भर या 10 दिन हम इन चीज़ों को पढ़ लें और हम बिल्कुल एक स्मार्ट ट्रेडर बन जाएंगे. ऐसा नहीं होता है. रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूरी है. हम आपको होमवर्क देते हैं, हम आपको लाइव मार्केट प्रैक्टिस करवाते हैं. तो उसके बाद ये मान के चलिए यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 months to 3 months ऑन स्टडी. बिकॉज अगर आप टाइम नहीं देंगे, चीज़ों को सीखेंगे और लेकिन उसके बाद टाइम खुद से नहीं दोगे, तो यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग द थिंग्स. ये चीज़ें भूलना शुरू कर जाओगे अब एक पीरियड के बाद.
तो ये जब चीजें you will do regularly with a span of 2.5 to 3 months, you will start learning these things. मोहित आपने पूछा है इट्स करंटली अ बाइंग मार्केट और वेट फॉर अ बाय। देखिए अगर आप बाइंग मार्केट के बारे में देखोगे तो इट वाज अ बाइंग मार्केट फ्रॉम लास्ट 1 मंथ। जब से मार्केट ने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया था ना, ये रेजिस्टेंस की बात हम जब कर रहे हैं, इस लेवल को ब्रेक किया था 17,800। फ्रॉम दिस पॉइंट द मार्केट इज ऑलरेडी इन द बाइंग फेज। तो अब जो यहाँ पर फेज आ गया देखिए तो प्रॉफिट बुकिंग फेज है, मतलब लोग अपना पैसा बांध कर निकलना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इस पॉइंट पर अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम करूं या डेली की जगह 1 आवर कर दूं तो आपको एक चीज दिखेगी, द मार्केट इज कंसोलिडेटिंग। नहीं, दैट इज ट्रू सर। एक्चुअली आई वांट टू नो कि जैसे वही मैं पूछना चाह रहा था कि अब ये जो कंडीशन है इस टाइम मार्केट की, मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, बैंक निफ्टी और निफ्टी भी ऑलमोस्ट हाई भी बोलोगे यार। अगर 19,000 एक बार मारा था निफ्टी ने, अब 18,300-400 के आसपास निफ्टी चल रहा है। हाँ लेकिन फिर तो भी निफ्टी इज 400-500 पॉइंट्स डाउन, लेकिन बैंक निफ्टी बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पे है। हाँ, तो इस टाइम क्या मार्केट बनती है कि बिल्कुल भी ट्रेड ना लें या वॉच करें कि अब मार्केट यहाँ से गिरेगा, या हमें इस टाइम मार्केट में पुट बाय करके चलना चाहिए? मतलब व्हाट इज द करेक्ट टाइम, इस टाइम क्या करना चाहिए? देखिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ जहाँ तक कि मैं ज्यादातर पीसीआर डेटा फॉलो करता हूँ, पुट कॉल रेशियो ना, ओपन इंटरेस्ट चेन में फॉलो करता हूँ। तो आज की जो ओपन इंटरेस्ट चेन थी उसमें साफ पता लग रहा था कि 18,300 तक तो कोई कॉल राइटर है, पुट राइटर सारे जा चुके हैं। राइट। तो वहाँ मैं ज्यादातर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ही फॉलो करता हूँ। तो वहाँ से तो पूरा ट्रेंड ये दिखाई दे रहा है कि सेलिंग मार्केट है। राइट, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस डेटा जो मैंने अभी ओपन कर दिया है। ये जो आपका कॉल एंड पुट का ओपन इंटरेस्ट डेटा है, यू कैन सी ओवर द स्क्रीन। देखिए अब आपने जो क्वेश्चन पूछा, इट्स अ वेरी राइट क्वेश्चन कि आज जो बेसिकली डोमिनेशन है वो क्या हो गई, सेलिंग साइड में हो गई, कि सेलर्स ने डोमिनेट कर दिया और सेलर्स मार्केट को नीचे ले आए। अब आगे क्या करना चाहिए? देखिए राइट नाउ अगर हम डेली कैंडल की बात करें तो इट इज ओनली अ 1 डे सेलिंग। अभी एक दिन की सेलिंग आई है गाइस। यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो एक दिन जो है मार्केट अभी जो है सेल की तरफ आ गया है। अब इसके अंदर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं, छोटा टाइम फ्रेम इन द सेंस मीन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम फॉलो करें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हमें प्राइस एक्शन देखना जरूरी है। अब ये चीजें आप कहाँ पढ़ेंगे? प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजीज एंड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ये चीजें आप क्लासेस में पढ़ेंगे, आप क्लासेस में इसको देखोगे। प्राइस एक्शन देखिए क्या कहता है। प्राइस एक्शन के अंदर अगर आप ध्यान से गाइस, एवरीवन इफ यू विल बी सीइंग, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन का एग्जांपल है ये, ठीक है। ये आपका क्या है? दिस इज द लो, दिस इज द हाई, देन अगेन दिस इज द लो एंड दिस इज द हाई। तो अब यहां पर आपका प्राइस एक्शन क्या कहता है? देखिए इंपॉर्टेंट जोन है ये वाला। पिछली बार इसी एरिया से ब्रेकआउट लिया था और ऊपर भागा था ये लास्ट फ्राइडे। तो मेरे लिए निफ्टी बैंक में, मतलब बैंकिंग इंडेक्स में, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट सेलिंग में भी नहीं है, और ये जो जगह है ये खरीदने के लिए भी नहीं है। मतलब आपको खरीदने के लिए कौन सी जगह का वेट करना है एवरीवन? 43 हाँ, इस एरिया का वेट करना है, क्योंकि इस एरिया से मार्केट क्या करेगा? एक रिवर्सल लेगा। यहाँ पर आपका बाय करने में रिस्क सबसे कम है और रिवॉर्ड सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ से जब बाइंग दोबारा बनेगी तो मार्केट दोबारा इस एरिया को अचीव कर जाएगा, और हो सकता है 44,500 या 45,000 भी हो जाए, क्योंकि ये इसका पहला जोन है, इंपैक्ट जोन है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें निफ्टी की प्राइस एक्शन, अगर हम निफ्टी के अंदर भी ट्रैक करें तो निफ्टी के अंदर भी देखिए प्राइस एक्शन क्या कहता है। निफ्टी के अंदर भी एक सिंगल डे सेलिंग है, मतलब आज का दिन एक सेलिंग में था, और उसका रीजन भी मैंने जैसे बताया थोड़ी देर पहले कि मार्केट को, निफ्टी को ड्रैग करने का काम आज रिलायंस ने किया है। रिलायंस के अलावा अगर आप बाकी स्टॉक्स देखेंगे तो दे वर ऑलमोस्ट नॉर्मल, ज़्यादा गिरावट भी नहीं थी, ज़्यादा बढ़त भी नहीं थी। अब देखिए रिलायंस, ये निफ्टी के डेटा को अगर हम ट्रैक करें तो निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट जोन है वो ये वाला है, दिस इज द जोन दैट इज नियरली 18,200। मतलब अगर आपको खरीदना है तो 18,200 के जितना पास खरीदोगे उतना रिस्क कम होगा, और जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन शुरू नहीं होगी। पैनिक नहीं है मार्केट के अंदर अभी। तो मार्केट के अंदर बेसिकली क्या है? सेलिंग
ये लेवल्स जो मैंने बताए इनके बाद बनेगी एग्रेसिव सेलिंग, और इसके बाद ही आपको अपना व्यू भी शिफ्ट करना है फ्रॉम बाइंग टू सेलिंग। एंड यही वो जोन है जो मार्केट अगर होल्ड करता है तो रिवर्सल का काम भी करेगी। तो ये प्राइस एक्शन है ये। तो जितना गाइस हम प्राइस एक्शन को रीड करना सीख जाएंगे, उतना ज़्यादा आपका जो बेसिकली ट्रेडिंग है वो उतना ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। ये चीज़ें प्लस आपका डेटा, जो ओपन इंटरेस्ट डेटा होता है, जो ऑप्शंस के अंदर आपको सिखाते हैं, इन चीज़ों को कंबाइन करके इवन इन स्टॉक्स, इंडेक्स, आप हर चीज़ में जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करते हो। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? जो भी चीज़ हमने डिस्कस करी है, या फिर अगर किसी की भी माइंड में कोई इससे अदर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनी टॉपिक, आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चंस? हेलो जी यस मोहित। हेलो। अच्छा सर, बजाज फाइनेंस का एक बार आप देखिए स्टॉक जो है, उसका जो चार्ट है, एक बार उस पर थोड़ा सा मुझे बताओ। बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ द टॉप गेनर्स अभी जो फाइनेंशियल स्टॉक्स में रैली आ रही है। देखिए, अगर बजाज फाइनेंस को अगर आप देखोगे ना अभी, इफ द मार्केट गोज वीक, मार्केट देखिए आज वीक था एंड आगे भी अगर वीकनेस बढ़ती है तो इसके अंदर ये जोन इंपॉर्टेंट पहला सपोर्ट है। देखिए, दिस इज द फर्स्ट इंपैक्ट जोन। कौन सा लेवल है ये? 6500, क्योंकि पिछला स्विंग हाई जो रेजिस्टेंस था वो इसके लिए सपोर्ट बन गया। अब तो मेरे लिए अगर मुझे फ्रेश एंट्री लेनी है बजाज फाइनेंस में, तो ये जोन के आसपास लूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी अगर इसके प्राइस एक्शन की बात करें तो देखिए, इसके अंदर अगर हम और भी चीजें लगाएं, लाइक मूविंग एवरेजेस लगाएं। मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं, अगर आपको अगर पता है, नहीं पता तो देखिए क्या है, ये आपका ब्लैक वाली लाइन पिछले 200 दिन का मूविंग एवरेज है, मतलब एवरेज प्राइस है, और जो रेड वाली लाइन है वो अपना पिछले 50 दिन का एवरेज प्राइस है। तो ये अपने दोनों मूविंग एवरेजेस से ऊपर है। तो जब तक कोई स्टॉक दोनों मूविंग एवरेजेस से ऊपर चल रहा है, दैट मीन्स द ट्रेंड इज वेरी गुड, ट्रेंड बहुत बढ़िया है। तो इसका जो ब्लैक वाली लाइन है, देखिए इसका ब्रेकआउट भी आपका 6500 के आसपास ही आएगा, 6500 रुपए के आसपास ही आएगा। 65, 650, 6600 ये लेवल, मतलब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, देखो ऊपर की तरफ आप ध्यान दीजिए गाइस, ये जो जोन है जहां पर ये बार बार स्ट्राइक कर रहा था, यहाँ पर कब, आपका पिछले साल अक्टूबर में, जो ये सपोर्ट बना, यही आगे चलकर यही जोन रेजिस्टेंस बनेगा जो 7000 का लेवल है, 7000। सो 6950 टू 7000 क्या बनेगा मेरे लिए? फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन, वेयर आई कैन book my profits or I can take a safe exit as a trader। तो इसके लिए क्या है, आपका प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, तो इसके अंदर ये लेवल इसका मेक और ब्रेक लेवल है। Till the time it is above this, there is no problem in the trend। Anything else? जैसे मैंने सर अभी इसकी बजाज की ना, मैंने फ्यूचर ऑप्शंस में मतलब ऑप्शन ले रखा है मैंने 7000 का, वो मैंने लिया था अराउंड 22-23 रुपीज। कितना टाइम पहले? तो आज मैंने सर अभी मतलब हफ्ते भर पहले लिया था मैंने 22-23 में, और आज मैंने उसको बेचा है 38-39 रुपीज में बेच दिया मैंने उसको। देन अभी मार्केट क्लोज होने से पहले मैंने वापस बाइंग की उसको 24 रुपीज का। तो मुझे इसका मतलब वेट करना चाहिए अभी 6950 तक के लेवल का, क्योंकि अप ट्रेंड में है ये स्टॉक की जा सकता है, या मुझे कल एग्जिट लेना चाहिए इसमें? देखिए, इसके अंदर आप बैंक निफ्टी का ये लेवल फॉलो करो, क्योंकि देखो बैंक बजाज फाइनेंस जो है वो बैंक निफ्टी का कंपोनेंट है, राइट? जैसा कि मैंने आपको बताया 43,600 बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट? सो इफ द मार्केट इज नॉट ब्रेकिंग द सपोर्ट, अगर मार्केट अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को ब्रेक नहीं कर रही है, दैट इज बैंक निफ्टी भी 43,600 एंड निफ्टी 18,200, ये लेवल अगर मार्केट में सस्टेन्ड है, इंडेक्स में सस्टेन्ड है, तो इंडेक्स में पॉजिटिविटी है, तो इंडेक्स के अंदर पॉजिटिविटी है, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट को आने से वो रोकेगा नहीं। वरना होता क्या है, अगर मार्केट गिरना शुरू हो जाता है तो जो स्टॉक ऑलरेडी स्ट्रांग होते हैं वो भी गिर जाते हैं। तो अगर मार्केट गिर गया,
43,600 के नीचे बैंक निफ्टी तो आपका बजाज फाइनेंस भी गिर जाएगा, इन दैट केस एग्जिट कर जाना। अगर बैंक निफ्टी में वीकनेस नहीं है, बैंक निफ्टी वापस ऊपर आ जाएगा, देन डेफिनेटली बजाज फाइनेंस विल गो इन दैट लेवल। तो आपको वहां पर इंडेक्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अपने ट्रेड को, इंडेक्स स्ट्रॉन्ग या इंडेक्स वीक, उस अकॉर्डिंग आपको अपनी पोजीशन को मेक और ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब जो भी रिवर्सल हम ले वो 43,600 से होगा, या तो डाउन ट्रेंड में जाएगी मार्केट, अगर और नीचे गिरा तो बेच के निकल लें, या अगर वो रिवर्सल लेगा तो 43,600 से लेगा तो मैं अपने स्टॉक में अपनी पोजीशन बना के रखूं। यस यस। ऑलराइट सर, थैंक यू सर। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस एनीवन? किसी के माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू बैचेस, रिलेटेड टू क्लासेस, अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। इन केस अगर गाइस क्वेश्चंस नहीं है तो काउंसलर्स आपको कॉल करेंगी, एंड अगर तब कोई क्वेश्चन होता है तो यू कैन आल्सो आस्क देम, दे विल आल्सो हेल्प यू इन गाइडिंग अबाउट द ऑफलाइन। वन मोर क्वेश्चन। जी जी जी। ये जो जैसे भी हम जो लाइव क्लास ले रहे हैं आपसे, तो ये जो हमारी कुछ क्लासेस ऐसी में जो ऑन ट्रेडिंग भी चल रही होंगी, जिसमें आप लाइव ट्रेडिंग के साथ भी क्लासेस दोगे? डेफिनेटली लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग भी हमारी क्लासेस होती हैं, क्योंकि देखिए जब आपने स्टॉक मार्केट को लाइव मार्केट में नहीं सीखा तो आपने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज एवरीथिंग अबाउट प्रैक्टिकल्स। तो आपकी क्लासेस लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग भी ओरिएंट कराई जाती हैं। तो उसके अंदर आपको लाइव मार्केट के अंदर कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, रिवर्सल आ सकता है, उसके अंदर कौन से इंडिकेटर्स यूज करने चाहिए, या कैसे होता है ना इंट्राडे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना। क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो एक हॉट टॉपिक है दैट इज आइडेंटिफाइंग एवरी डे अ न्यू स्टॉक, जो कि स्ट्रेंथ हो या फिर वीकनेस हो उस अकॉर्डिंग ट्रेड लेना, दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, क्या क्या चीज़ें पैरामीटर्स यूज करें, वो सब चीज़ें आपको जो है सिखाएंगे। जैसे एक छोटा सा मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जो मे बी शायद बहुत लोगों को पता हो या आपको पता हो, जैसे आप ट्रेडिंग करते हो। क्या आपने नोटिस किया था आज बैंक निफ्टी का ओपन हाई सेम था? हाँ राइट, सेम है। हाँ सेम। और निफ्टी का भी ओपन हाई सेम था, देखिए सेम है ना। नाउ दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मे बी किसी का कुछ ज्यादा हो किसी का कम हो। जब दोनों इंडेक्सेस का ओपन हाई सेम होता है ना, और ये सस्टेन कर जाए दिन का पहला आधा घंटा, उस दिन पूरा दिन सेलिंग मार्केट ही होती है। तो आपको ट्रेड क्या लेना चाहिए? ओके, सबसे बेस्ट सेलिंग स्टॉक को आइडेंटिफाई करो जो सबसे वीक स्टॉक है, और उसका पुट ऑप्शन ले लो या उसकी इक्विटी इंट्राडे बेच दो, मतलब जो भी करना है सेलिंग साइड में करना है। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन व्हेनेवर दिस इज हैपनिंग। तो ऐसे कुछ इंट्राडे ट्रेड्स, कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पॉइंट्स, ये चीजें आपको हम लाइव क्लासेस में आइडेंटिफाई करवाते हैं, सिखाते हैं। ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है जो आज हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक फैकल्टी या जो आपको पढ़ा रहा है वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बताएगा। एंड स्टॉक मार्केट के अंदर देखिए लर्निंग के साथ एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, राइट। सो ये चीजें आपके मार्केट के क्लासेस में कवर होती हैं। तो सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, हम कोई पोजीशन अगर बनाते हैं, पोजीशनल ट्रेड मैं करता हूँ अक्सर, तो अगर कोई पोजीशन मैंने लिया बटरफ्लाई, ठीक है, एट द मनी पर, वो पोजीशन लेने के बाद क्या हम कुछ चेंज कर सकते हैं, हैच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। देखिए बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी अगर आपने बनाई है, बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? आप मार्केट पे साइडवेज हो, राइट? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट ना तो ऊपर जाएगा, हाँ साइडवेज में। रेंज बाउंड में जो मार्केट होता था बटरफ्लाई बनता, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसा मार्केट जो है, मार्केट के अकॉर्डिंग कुछ हम चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते ट्रेड लेने के बाद भी बिल्कुल कर सकते हो। उसको हम उसको स्ट्रेटेजी मॉडिफिकेशन एंड एडजस्टमेंट कहते हैं। अब देखिए, गिव मी 1 मिनट, मैं एक सॉफ्टवेयर लॉगिन कर लूँ। ठीक है, देखिए ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करता है किसी भी ट्रेड को, पेपर ट्रेड को या कोई भी ट्रेड को स्ट्रेटेजी बिल्ड करके आइडेंटिफाई करने में, राइट? ओके। तो मतलब हम अपनी किसी भी स्ट्रेटेजी के थ्रू किसी ट्रेड को हम यहाँ पे बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज पेपर ट्रेडिंग ऐप। अब जैसे सपोज आपने बटरफ्लाई बनाया, किस में बनाया आपने बटरफ्लाई? बैंक निफ्टी पे बनाया? हाँ बैंक निफ्टी में बनाया।
ठीक है, लेट्स सपोज हम भी बटरफ्लाई बैंक निफ्टी पे बना देते हैं इस एक्सपायरी का। गाइज यहाँ पर जो लोगों को नहीं पता है, बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें बटरफ्लाई क्या होता है यही नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। दिस इज अ ऑप्शन स्ट्रेटेजी जो यूहान इन्होंने बताया कि इन्होंने मार्केट में बनाई है, ये आपकी क्लासेस में जरूर आएगी। अब देखिए मैं इसमें मिडिल स्ट्राइक ले लेता हूँ 43,900 क्योंकि इसी पॉइंट पे मार्केट अभी है। ओके, तो मैंने इसका कॉल ऑप्शन बेच दिया और इसका मैंने पुट ऑप्शन भी बेच दिया। और अब मैंने इसको हेज करने के लिए मैंने ऊपर 44,200 का मतलब सॉरी कॉल ऑप्शन 44,200 का मैंने आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय कर लिया और वहीं से 300 पॉइंट नीचे का मतलब 43,900 से 300 पॉइंट नीचे का बराबर दूरी का एक पुट ऑप्शन भी बाय कर लिया। राइट यूहान, यही बनेगी? हाँ यही है। ठीक है, ये हमने देखिए एक बटरफ्लाई बना दी। अब इस बटरफ्लाई के अंदर देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेरी ये रेंज निकल कर आ गई। देखिए मतलब अगर मार्केट 43,677 से 44,123 इस लेवल के बीच में रहेगा, 500 पॉइंट इस बीच में लेवल टाइम पास करेगा तो मुझे नुकसान नहीं है, मतलब मैं प्रॉफिट में रहूंगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस क्या है? मैक्सिमम लॉस है 1,900 रुपए और मैक्सिमम प्रॉफिट है 5,500 रुपए। मतलब मुझे इसमें 5,500 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा और 1,900 से ज्यादा नुकसान नहीं होगा, चाहे मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट गिर जाए या 1000 पॉइंट ऊपर आ जाए। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि ये बटरफ्लाई के अंदर हम मॉडिफिकेशंस क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए जो हमें इसके अंदर प्रॉफिट हो जाए। अब देखिए इसके अंदर मॉडिफिकेशंस अलग अलग तरीके की होती हैं। अभी अगर सपोज आपने स्ट्रेटेजी मंडे को बनाई है, ठीक है, और एक्सपायरी थर्सडे को है, तो अगर आपको ये मॉडिफिकेशन ट्यूसडे को करनी पड़ रही है, अगर अभी ट्यूसडे ही आया है, तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन में हम ये करते हैं कि अगर इस बटरफ्लाई के अंदर आपका ब्रेक इवन टूटने वाला है, ब्रेक इवन मतलब ये नीचे का पॉइंट या ऊपर का पॉइंट मार्केट आपको लग रहा है तोड़ने वाली है और वन साइडेड हो जाएगी, डेटा के अकॉर्डिंग वन साइडेड चलेगी, एक तरफा चलेगी। यस। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक लेग को एग्जिट कर देते हैं। एक लेग को एग्जिट मतलब मैंने यहाँ पर देखिए 43,900 का भी कॉल बेचा है, 43,900 का भी पुट बेचा है। अब सीधी सी बात है, अगर सपोज मार्केट नीचे का ब्रेक इवन तोड़ेगी तो और वीक होगी, मतलब कॉल ऑप्शन तो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, कॉल ऑप्शन तो मुझे प्रॉफिट देगा, लेकिन ये जो पुट ऑप्शन है ये मुझे नुकसान देगा। राइट, मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। ओके, और मैं इसको होल्ड रखूंगा कब तक? जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे ही रहेगा। इस लेवल के दोबारा ऊपर आएगा तो हम इसको पूरे को एग्जिट कर देंगे। इससे अच्छा है, देखिए बटरफ्लाई से अच्छा होता है, एक और स्ट्रेटेजी बनती है दैट इज कॉल्ड कॉन्डोर। कॉन्डोर का नाम सुना है आपने? यस सर, आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर। कॉन्डोर के अंदर मॉडिफिकेशन ज्यादा आसान है। जैसे सपोज कॉन्डोर कैसे बनेगा, 43,700 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का, स्लाइट आउट ऑफ द मनी का पुट हमने बेच दिया। 2 मिनट दीजिए, मैं बना के दिखाता हूँ। 44,100 का हमने कॉल बेच दिया, उसके बाद 44,200 का 100 पॉइंट और आउट ऑफ द मनी का एक लॉट कॉल बाय कर लिया। नाउ आई नो गाइज, यहाँ पे बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये चल क्या रहा है। तो ये क्लासेस में आप समझेंगे, अभी मैं जैसे इनका क्वेरी सॉल्व करके दे रहा हूँ, बाकी फ्रॉम बेसिक की चीज़ें की क्लासेस में जरूर आएंगी। ये हमने पुट ऐड कर दिया, तो देखिए ये एक आयरन कॉन्डोर बन गया है ना। इस कॉन्डोर के अंदर क्या चल रहा है, देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट 1,400 है, मैक्सिमम लॉस 1000 रुपए। इतना कम क्यों है ये? क्योंकि एक्सपायरी आ गई, अब जस्ट 2 दिन बाद एक्सपायरी है ना, इसीलिए कम है, रिस्क रिवॉर्ड छोटा हो गया। तो चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको मैं अगले एक्सपायरी का कर देता हूँ ना, हम 25 में एक्सपायरी कर देते हैं तो थोड़ा समझ में जल्दी अच्छे से आ जाएगा। अब इसके अंदर ये भी हम यहाँ पे 25 ऑफ मई कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये एक कॉन्डोर बना दिया विथ आवर मैक्सिमम रिस्क 550 रुपीज एंड मैक्सिमम प्रॉफिट 1950 रुपीज। तो देखिए कॉन्डोर और बटरफ्लाई के अंदर तो देखिए पहली बात तो ये माना जाता है कि एडजस्टमेंट या मॉडिफिकेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम लॉस पहले ही आपका डिफाइंड होता है, मतलब इससे ज्यादा नुकसान तो होने नहीं वाला।
जो Okay. एक्चुअली जरूरत पड़ती है वो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर आपने अगर कभी बनाया है वो तो आपको पता होगा, उसके अंदर लॉस अनलिमिटेड होता है, यस तो वहाँ मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन चलो इसके अंदर भी अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, अब लेट्स सपोज आपका व्यू क्या है, मार्केट सेलिंग में चला जाएगा, मार्केट वीक हो जाएगा 43,600 के नीचे, ओके तो मैं साइलेंटली क्या करूँगा, मेरे जो 44,100 का कॉल मैंने एक लॉट बेचा है ना, यस मैं इसको 2 लॉट कर दूंगा। देखिए मैंने यहाँ पे 2 लॉट कर दिए। अब देखिए क्या होने वाला है, मेरे को इसके अंदर चीज को समझने की कोशिश करना है इस पे ऑफ चार्ट से आप, ठीक है। मार्केट अगर 44,100 से लेकर 43,600 के बीच में रहेगा तो भी 9,000 रुपए का प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, राइट। ओके और अगर मार्केट गिर गया, कितना भी गिर जाए, 2,000, 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 पॉइंट, तो भी देखिए 6,500 मिलना ही मिलना है ना। यस सर मतलब आपको किस साइड को प्रोटेक्ट करना है, आपको सिर्फ इस लेवल को प्रोटेक्ट करना है। क्या लेवल है वो, 44,360, जो अभी करंट पॉइंट से कितना ऊपर है, जहां मार्केट करंटली बंद हुआ है वहां से 500 पॉइंट ऊपर है। यस सर तो इसके अंदर आपकी क्या सेफ्टी हो गई, साइडवेज में भी पैसा कमाओगे जो आप बटरफ्लाई में कमा रहे हो, और एक तरफा आपने वैसे सिक्योर कर दिया, तो इसके अंदर आपकी सेफ्टी और प्रॉफिट ज्यादा हो गया ना। यस तो ये मॉडिफिकेशन, तो इसमें लॉस यानी हमने लॉस को भी जो है मतलब प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। राइट, हमने डाउन साइड के जो लॉस को, जो बटरफ्लाई में आप डाउन साइड में लॉस उठाते अगर वो ब्रेकआउट दे देता, राइट, आपने उसको भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आपको साइडवेज में भी पैसा मिल रहा है और गिर जाएगा वो स्टॉक तो भी पैसा मिल रहा है, बस हाँ ऊपर आएगा वहां आपको थोड़ा लॉस लेके या कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ेगा, उसमें आपका ब्रेक इवन काम आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके बाद आपका लॉस शुरू होगा। तो मॉडिफिकेशन सर हम हर एक स्ट्रेटजी में बना सकते हैं, जैसे मैं सिंथेटिक में बनाता हूँ, मैं सिंथेटिक में बना सकते हैं क्या? सिंथेटिक कौन सा वाला बनाते हैं आप, कैसे बनाते हैं? मतलब एक फ्यूचर बाई कर लिया और फिर ऑप्शन को भी हमने ऑप्शन को जो है बाई करते हैं, और मैं बोल रहा हूँ सर, मैं बनाता हूँ मैं, लेकिन बुल कॉल स्प्रेड या बियर कॉल स्प्रेड कह रहे हैं आप? नहीं वो तो खैर नहीं बनाना आता मेरे को, वो तो खैर नहीं बनाया मैंने, सिंथेटिक में बनाता हूँ मैं। देखिए वो जो डाउट्स है ना आपके, जो भी वो चीजें हैं वो क्लासेस में आपको हम बिल्कुल करवा के देंगे। मेरे हिसाब से जो मुझे पता है, जितनी मेरी नॉलेज है, हर स्ट्रेटेजी की आप कम से कम 2 या 3 तरीके की मॉडिफिकेशन कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली पॉसिबल। एंड ऑप्शन स्ट्रेटेजीज जो है अपने आप में देयर आर मोर देन 20 टाइप्स, तो वो सारी स्ट्रेटेजीज और मॉडिफिकेशंस आपको हम सिखाएंगे क्लास में, डोंट वरी। लेकिन ये चीजें आपको प्रॉफिटेबिलिटी में रखती हैं। देखिए आपके सामने मैंने आपको छोटा सा मॉडिफिकेशन बताया जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यस, तो ये चीजें हैं, ये चीजें आपके लिए वर्क बिल्कुल करती हैं, तो ये सारी चीजें आपको हम क्लासेस में सिखाएंगे। ओके, एनी मोर डाउट्स, एनीवन? वेल इन केस गाइज, अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो काउंसलर्स आपको कॉल करेंगे, यू कैन आस्क देम, दे विल हेल्प यू। एंड गाइज एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग and giving your 1 hour precious time. Thanks a lot everyone. एक क्वेश्चन, हेलो। हाँ जी कृष्णा जी, जी 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 पूछिए। या सर, जैसे अभी तो थोड़ा हवा में जा रही हैं बातें, पर जब क्लासेस शुरू होंगी जी तो हमें मतलब शुरू से बेसिक्स से स्टार्ट किया जाएगा? बिल्कुल शुरुआत से शुरू किया जाएगा, बिल्कुल शुरू से। देखें यहाँ पर तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि बीच बीच में से क्वेश्चंस ले रहे हैं एंड डाउट सॉल्व कर रहे हैं एंड एक ओरिएंटेशन दे रहे हैं कि कैसे होता है, एंड छोटे टाइम में ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट व्हेन वी कम टू क्लासेस, तो फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग, व्हाट इज मार्केट, हाउ टू बाय, हाउ टू सेल, एक स्टॉक मार्केट में आता कैसे है, क्या कंडीशंस होती हैं कि वो लिस्ट होता है, उसके बाद कैसे उसमें काम होना शुरू होता है, फ्रॉम स्टार्टिंग शुरू होगा, बिल्कुल शुरुआत से। राइट, मतलब जो ये स्ट्रैंगल वगैरह, ये जब बटरफ्लाइज वगैरह, ये तो बहुत एडवांस, मतलब कम से कम 1-2 महीने बाद जाके आएंगी। बिल्कुल, ये तो देखिए अगर आप एक 4 मंथ्स का कोर्स लेते हैं ना, 4 मंथ्स के कोर्स में आप ये मान के चलिए ये जो टॉपिक अभी मैंने डिस्कस किया ना, ये आपका 3रे महीने में आता है। अच्छा, ये 3rd महीने का टॉपिक है ऑप्शंस के अंदर जी। पहले 15 दिन तो बेसिक मार्केट, पहले 15 दिन तो बेसिक मार्केट चलता है। अच्छा, वीकेंड क्लासेस के हिसाब से या मतलब या डेली? मैं आपको डेली क्लासेस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो हमारी क्लासेस मंडे टू सैटरडे होती है और 4 मंथ्स का जो कोर्स होता है। अच्छा जी, उसको वीकेंड का वो आप उसको उसमें शुरुआत स्टॉक से
सकती है, फिर ऑप्शन चेंज भी आते हैं ना बाद में। देखिए, आपका जब आप 4 मंथ्स के कोर्स की बात करते हैं तो वो इस तरीके से चलता है: बेसिक मार्केट, फर्स्ट 15 डेज, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस ऑलमोस्ट 1.5 महीना, उसके बाद आपका ऑप्शंस पूरा 1 महीना, एंड उसके बाद आखिरी में फंडामेंटल एनालिसिस। अच्छा, तो आपका टेक्निकल एनालिसिस के बाद ऑप्शंस, और ऑप्शंस की भी जो चीज़ हमने डिस्कस करी बिल्कुल आखिरी में, तो ये आपका 3rd मंथ में आती है। तो पहले तो बेसिक मार्केट जरूरी है, देखिए हर किसी को, कि बेसिक मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है उसको समझना, फिर टेक्निकल एनालिसिस, और उसके बाद ऑप्शंस, और आखिरी में आपका फंडामेंटल, जिसके अंदर हम आपको कंपनी के बैलेंस शीट रीड करना, कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म अपनी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना, और कौन से स्टॉक्स बेसिकली किस तरीके से स्ट्रॉन्ग या वीक माने जाते हैं फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए, उसको कैसे पहचानना, वो सिखाते हैं। ओके। एंड सर, ये सब रेगुलर क्लासेस ही हैं या वीकेंड्स भी हो सकती हैं? वीकेंड भी होती हैं हमारी क्लासेस। वीकेंड क्लासेस में सैटरडे संडे क्लासेस अवेलेबल हैं हमारी ऑनलाइन। तो वीकेंड का या वीकडेज का जो भी क्राइटेरिया है क्लासेस का, टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग, वो आपको काउंसलर बता देंगे कॉल। या राइट। लेकिन क्लासेस हमारे पास गाइस दोनों ही अवेलेबल हैं, वीकडेज भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, नोएडा एंड दिल्ली में। एंड वीकेंड क्लासेस हमारे पास अवेलेबल हैं सैटरडे संडे ऑनलाइन। ओके, वो आपको काउंसलर्स एक्सप्लेन कर देंगी सारी चीजें। और वीकेंड जो क्लास अगर ऑनलाइन लेते हैं तो क्या हमें किसी एक दिन भी जो है ट्रेडिंग करने के लिए मिलेगा ऑनलाइन ही? हाँ, लाइव क्लासेस होती हैं। अगर आप वीकेंड क्लासेस लेते हो ना सैटरडे संडे, तो सैटरडे संडे तो मार्केट बंद होती है। उसके अलावा जैसे ही आपका टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन शुरू होता है तो इसके अंदर आपकी लाइव क्लासेस हफ्ते में होती हैं। मतलब हफ्ते में कितनी क्लास? स्टार्टिंग में देखिए एक क्लास होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जरूरत कम होती है। बाद में जब आपका ऑप्शंस आ जाता है तो 1 से 2 भी होती हैं हफ्ते में, कभी 1 होती है कभी 2 होती है, मतलब चल रही होती हैं, 1-2 चलती रहती हैं। ओके। जिसमें आप सैटरडे संडे में थियोरेटिकल चीजें समझते हो और उसको फिर वीकडेज में प्रैक्टिकल उसको करते हो। जी, ओके गाइस, सो दैट वाज ऑल। या एनीथिंग एल्स? कोई कुछ पूछना चाहता है? एनी क्वेश्चंस? Okay guys, then यही same चीज, like you are telling it is a 4-month course, but if we'll do it on weekends, then what will be the duration? वीकेंड के अंदर देखिए ड्यूरेशन बढ़ जाता है। वीकेंड के अंदर वही ड्यूरेशन आप मान के चलिए, इट कैन गो अप टू 8 to 9 months, बिकॉज वीकेंड के अंदर यू आर टेकिंग क्लासेस ओनली 2 days इन अ वीक। तो वीकडे क्लासेस जो होती हैं वो 1.5 hours एवरी डे होती हैं, एंड वीकेंड क्लासेस होती है 2 hours फॉर 2 days, सैटरडे एंड संडे। तो वीकेंड के अंदर ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ओके जी, सो गाइस थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड बाकी जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, काउंसलर्स विल हेल्प यू। थैंक यू। ठीक है सर, सो मच। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.